ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक. ओके सो बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट का इनटू अ प्रोसेस्ड या फिनिश्ड गुड, दैट इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बच्चों, इसको हम लोगों ने देखा दैट दे आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी था हमारा प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज कंसर्न और कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और इसके बेस्ट एग्जांपल्स थे एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग, राइट. फिर आता है हमारा सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटी में प्रोड्यूस या एक्सट्रैक्ट किया है, उसका जो प्रोसेसिंग होता है बच्चों इंडस्ट्रीज में, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी. तो मैन्युफैक्चरिंग दैट कम्स इन द सेकेंडरी एक्टिविटी, राइट. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, दैट इज टर्शियरी एक्टिविटी. तो टर्शियरी एक्टिविटी क्या होता है बच्चों? सो ऑल द सपोर्ट दैट इज गिवन टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी or the services that is provided in the primary and the secondary activity is comes under the tertiary activity. और best example है tertiary activity का transportation, banking, insurance, trade, advertising, right? So basically ये तीनों important types of economic activities है. ओके और हम लोगों ने ये भी देखा था दैट एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. तो हम लोगों ने डिस्कस किया फिर एग्रीकल्चर के बारे में. तो हमारा जो टर्म एग्रीकल्चर है बच्चों, सो दिस फर्स्ट टर्म हियर दैट इज एग्री और एगो, जो हमारा लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है सॉइल. और हमारा दूसरा टर्म है कल्चर. तो कल्चर का क्या मतलब होता है? कल्टिवेशन और टिलिंग ऑफ सॉइल. सो बेसिकली कल्टिवेशन ऑफ टॉइल और सॉइल और टिलिंग ऑफ सॉइल, ये हमारा टर्म है एग्रीकल्चर, राइट. सो हम लोगों ने ये भी देखा दैट एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड आल्सो रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक. लाइवस्टॉक्स में क्या 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 आ सकता है बच्चों? कैटल्स, गोट्स, शिप्स, राइट, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ओके तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी देखा था कि अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इट इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. ओके तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2/3 पॉपुलेशन जो हमारे कंट्री का है बच्चों, दैट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. तो यहाँ पे आप देखो कि बेसिकली जो विलेजेस की बात करते हैं हम लोग, है ना, तो विलेजेस में जो फार्मर्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, राइट. सो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में कवर किया था. नाउ इन टुडेज सेशन लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द टर्म एग्रीकल्चर, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फार्म सिस्टम और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. ओके सो बेसिकली बच्चों जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू सॉइल. ओके अब एग्रीकल्चर दैट इज कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और टिलिंग ऑफ सॉइल, जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो. और सिर्फ क्रॉप्स नहीं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीजें आप ग्रो कर सकते हो, राइट. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो यहाँ पर देखो कि फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, राइट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे? सो ऑब्वियसली देयर शुड बी फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, कि जो सॉइल है बच्चों उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना. तो सॉइल अगर है तो वो बहुत फर्टाइल होगा, तभी तो अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स ग्रो होंगे, है ना. सो बेसिकली अगर आप चाहोगे कोई भी जो इनफर्टाइल सॉइल है बच्चों, वहां पे अगर आप चाहोगे कि आप अच्छे क्रॉप्स ग्रो करो तो आप कर नहीं पाओगे, राइट. सो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि टोपोग्राफी ऑफ सॉइल शुड बी इज रियली इंपॉर्टेंट, कि अच्छे क्वालिटी का सॉइल होना चाहिए, राइट. एंड ऑल्सो क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, राइट, कि बहुत ही वेट जगह पे आप बहुत सारे क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते हो. या ड्राई एरिया की अगर हम बात करें जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, जहाँ पे सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वहां पे भी आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते हो, राइट. तो क्लाइमेटिक कंडीशन और टोपोग्राफी ऑफ सॉइल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हियर. ओके नाउ the land on which the crops are grown is known as arable land. तो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एरेबल लैंड क्या होता है? ऑब्वियसली द लैंड वेयर द क्रॉप्स कैन बी ग्रोन. ओके सो द लैंड्स ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, उसको हम लोग एरेबल लैंड कहते हैं, जहाँ पे कल्टीवेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं. मतलब वहां पे सॉइल का क्वालिटी कैसा होगा? अच्छा होना चाहिए. ऑल्सो क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लैंड देख रहे हो जहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे विमेन फार्मर्स जो है दे आर कल्टिवेटिंग,
ओके सो यहाँ पे आप देखो बच्चों, ऑब्वियसली सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे अगर अच्छा होगा कि प्रॉपर सनशाइन मिलना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, राइट। और डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर भी होना चाहिए, ताकि जो सॉइल ग्रो, जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उनको सफिशिएंट सनलाइट मिले, उनको सफिशिएंट वाटर मिले। और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज अगेन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि टोपोग्राफी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो वेरी वाइटल और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो जहां पे आप देखोगे कि ये सारी चीजें नहीं है, राइट। अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पे आप देखोगे बहुत ज्यादा एडिक्वेट रेनफॉल नहीं होता है, तो वहां पे आप बहुत सारी क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते हो। ओके इसलिए सॉइल का जो क्वालिटी है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सो प्लीज कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्टीवेशन अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे। ओके तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कि और डिफरेंट टाइप ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ने एग्रीकल्चर के बारे में देखा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है हमारा एग्रीकल्चर, दैट इज एग्री प्लस कल्चर। ओके अगर हम दोनों वर्ड को ऐसे डिवाइड करके देखें, सो द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक। ओके तो एग्रीकल्चर का बेसिक डेफिनेशन क्या है, दैट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। ओके जो हम लोग ने अपने फर्स्ट सेशन में भी पढ़ा, एंड ऑल्सो रियरिंग लाइवस्टॉक, right? So it is really important for you to keep this in mind here. It is also called farming. तो agriculture को हम लोग farming भी कहते हैं, और आप पिक्चर में देख सकते हो again the farmer who is cultivating the soil with the help of bullock carts. उसके अलावा बहुत सारे मशीनरीज भी यूज होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आप देखो, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर और कौन कौन से कल्टीवेशन होता है, तो यहाँ पे आप देखो सेरीकल्चर। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो एक टर्म है हमारा सेरी, दूसरा एक कल्चर। अब इसका क्या मतलब होता है, दैट इज कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। तो आप लोगों ने सिल्क तो पढ़ा ही है, सिल्क के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, राइट। सो सिल्क कैसे बनता है, सो इट इज विद द हेल्प ऑफ सिल्क वॉर्म, दैट इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ओके सो ये हमारा सेरीकल्चर होता है, दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो। ओके सो प्लीज कीप दिस इन माइंड हियर। Apart from that, the third point here is pisciculture. अब pisciculture क्या होता है? Now breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. अब fishes को क्या किया जाता है बच्चों? एक specially constructed tank या एक pond में रखा जाता है, और वो हमारा होता है pisciculture. ओके तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि आप बहुत सारे यहाँ पे फिशेस देख रहे हो, जिनको दिस इज कॉल्ड pisciculture, दैट इज ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स और पॉन्ड्स। ओके अगेन अनदर टर्म हियर इज विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। जो ग्रेप्स आप खाते हो उसका भी कल्टीवेशन होता है, और उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया गया बच्चों, विटिकल्चर। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आप याद रखो। और लास्ट टर्म है हमारा हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, सो ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। तो ये जितने भी टर्म्स यहाँ पे मैंने आपको बताए बच्चों, ये सारे टर्म्स आप याद रखना, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन होता है, चाहे वो सेरीकल्चर हो, दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, pisciculture हो, दैट इज ब्रीडिंग ऑफ फिश इन अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक या पॉन्ड, अगेन विटिकल्चर दैट इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, और लास्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर, दैट इज ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, जो मार्केट्स में बेचा जाता है। ओके दैट इज डन फॉर कमर्शियल यूज, राइट। सो प्लीज कीप दिस इंपॉर्टेंट टर्म्स हियर इन योर माइंड, राइट। अब बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज फार्म सिस्टम। अब ये फार्म सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। तो बच्चों एग्रीकल्चर के बारे में अभी आप लोगों ने देखा, दैट इज कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। तो ये पूरा जो एक फार्मिंग एक्टिविटी या एग्रीकल्चर एक्टिविटी है बच्चों, इसको हम लोग एक सिस्टम की तरह देखते हैं, और ये सिस्टम कहने का क्या मतलब है ये भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करें बच्चों, तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क हियर।
तो इसमें आप देखो कि इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या होता है कि अगर हम लोग किसी लैंड की बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर सॉइल फर्टाइल है, अगर बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है फिर भी फार्मर्स वहां पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसको फर्टाइल करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स चाहिए जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है, राइट। उसके पहले हमें क्या चाहिए? सीड्स चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीड्स चाहिए जो सॉइल में सो करेंगे, है ना। उसके अलावा मशीनरीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स। अगर पुराने जमाने की हम बात करते हैं तो बुल्लक कार्ट्स यूज किया जाता था, प्लाउज यूज किए जाते हैं, राइट, टिलिंग ऑफ सॉइल के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रैक्टर्स यूज किया जाता है, ओके। तो जो मशीनरीज यूज होता है बच्चों, वो हमारा इनपुट है यहाँ पे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट लेबर, और लेबर किसका? फार्मर्स का, जो अपना लेबर इनपुट दे रहे हैं, ओके, कि सीड्स ग्रो कर रहे हैं, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, जो मशीनरी यूज हो रहा है ना। सो बेसिकली ये हमारा एक इनपुट है। अब इसमें आप देखो सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लॉइंग, राइट, जो हम सॉइल को प्लॉ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सोइंग, जो सीड्स को सो किया जाता है सॉइल में। अपार्ट फ्रॉम दैट इरिगेशन, राइट, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ओके। तो सबसे पहले सॉइल को अच्छे से पहले फर्टाइल किया जाता है, उसमें सीड्स को लगाया जाता है, उसके बाद इरिगेशन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाता है ताकि जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं बच्चों वो काफी अच्छे क्वालिटी के निकले, राइट। अब वीडिंग का क्या मतलब होता है कि वीड्स यूज किए जाते हैं कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको और अच्छे से इंक्रीज किया जाए, सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस किया जाए। सो उसके लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं बच्चों जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। एंड अब लास्ट में हमारा क्या आता है? हार्वेस्टिंग, कि फाइनली जो लास्ट प्रोसेस है वो हार्वेस्टिंग का होता है, जब क्रॉप्स को जितना सारा आप लोगों ने देखा इरिगेशन हो रहा है, वीडिंग प्रोसेस हो रहा है और फाइनली हार्वेस्ट करके उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, ओके। तो ये सारा हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ये मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है, ओके। नाउ द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें बच्चों, तो अगेन मैंने आपको लाइव स्टॉक में क्या बताया था कि कैटल्स होते हैं, उसके अलावा शीप्स होते हैं, गोट्स होते हैं। तो उससे हम लोग को क्या क्या चीज मिलते हैं? तो डेयरी प्रोडक्ट्स दैट इज मिल्क, बटर, घी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को कोई हेन्स और चिकन्स रख रहे हैं तो उससे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होता है बच्चों। वूल कहाँ से आता है? तो हमें शीप से आता है ना। तो ये हमारे लाइव स्टॉक से आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रॉप्स हमें कहाँ से मिलता है? तो ऑब्वियसली जो भी सीड्स लगाए जा रहे हैं सॉइल में, तो उससे जो क्रॉप्स बनते हैं, जो हार्वेस्ट किया जाता है बच्चों, सो दीज आर दी आउटपुट प्रोडक्ट्स हियर। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हो कि हम लोग फार्म सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ये सारे प्रोसेसेस है, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो पहले हमारा इनपुट्स, कि इनपुट्स में हम लोग सीड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, मशीनरीज यूज करते हैं, और उसके अलावा लेबर जो फार्मर्स का होता है, ओके। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस होता है दैट इज प्लॉइंग, सोइंग, इरिगेशन। तो ये सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, राइट। अब हमारा फिनिश प्रोडक्ट या हमारा जो आउटपुट है दैट इज क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये हमारे आउटपुट्स है यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक सिस्टम की तरह देखा जाता है, ये पूरा एक साइकिल है जो रिपीट होते रहता है, ओके। सो अगर हम फार्म सिस्टम की बात कर रहे हैं, और आप ये फिगर अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, तो यहाँ पिक्चर के थ्रू आप ये पूरा जो मैंने भी आपको फार्म सिस्टम पढ़ा है ये हम इस पिक्चर के थ्रू भी यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें इनपुट्स होता है। इनपुट्स में जैसे मैंने आपको बताया मशीनरी होता है, सीड्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट केमिकल्स दैट इज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओके। अब ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ऑपरेशन क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? सो दैट इज प्लॉइंग ऑफ द फील्ड, sowing of the seeds and also spraying of the fertilizers or pesticides so that they can increase or enhance the soil's fertility, okay। उसके अलावा आप आउटपुट में देखो, अगर हम क्रॉप्स के ग्रो करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट में ऑब्वियसली यू आर गेटिंग द क्रॉप्स दैट कैन बी राइस, वीट, बार्ली, राइट, जितने भी मेजर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ओके। इट डिपेंड्स कि कौन से फार्मर कौन सा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ओके। तो ये पूरा आपका एक सिस्टम है दैट इन्वॉल्व्स इनपुट्स, then the processes or the operations and the output here, कि हमें आउटपुट या फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है? क्रॉप। अब क्रॉप इज नॉट द फिनिश प्रोडक्ट हियर, ये हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें जहां पे हमारा आउटपुट क्या है? क्रॉप। अब सेकेंडरी एक्टिविटी में जैसे आपने पढ़ा कि जो भी आपका क्रॉप है वो इंडस्ट्रीज में जाता है और एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है, ओके। अगर हम लोग फिजिकल इनपुट्स की बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, तो सनशाइन, टेम्परेचर, स्लोप,
soil and rainfall, these are the physical inputs in the farm system. अगर ये सारी चीजें adequate amount में या sufficient amount में किसी भी जगह पे provided है या मिल रहा है तो obviously वहाँ पे soil का fertility काफी अच्छा होगा and also जो भी crops grow हो रहे होंगे उनका quality काफी अच्छा होगा, right? अब ह्यूमन इनपुट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, तो ह्यूमन इनपुट्स में आप देखो क्या क्या आता है। स्टोरेज, जहाँ पे जो भी सीड्स है या फिर जो भी क्रॉप्स है उनको स्टोर किया जाता है। लेबर में आप देख सकते हो कि जो प्लाउज यूज किए जाते हैं या जो भी ह्यूमन लेबर यहाँ पे दिया जा रहा है बाय अ फार्मर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मशीनरी, जो भी मशीनरीज यूज हो रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर्स हो सकता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, इंडिया में या इंडिया के बाहर आप देखोगे ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे मशीन्स यूज किए जाते हैं बड़े बड़े फार्मलैंड्स में। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो ह्यूमन इनपुट्स में हमारा केमिकल्स में क्या है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, राइट? कि बहुत जगह क्या होता है कि क्रॉप्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स आने लगते हैं और वो क्रॉप्स की क्वालिटी को खराब करते हैं। ओके, तो उनसे बचाने के लिए, क्रॉप की क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए ये सारी चीजों को यूज किया जाता है। Okay, so these are some of the important points that you have to remember here, and therefore we can also say that the whole system, ये पूरा हमारा जो agricultural activity है बच्चों, it is a whole system here. Okay, पूरा एक farm system है that involves the inputs, the processes involved, and also the output, that is the crop. Okay, तो ये picture के through आप पूरी यहाँ पर समझ सकते हो कि ये farm system क्या है, right? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एग्रीकल्चर, जिसमें हमने देखा दैट फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन दे आर वाइटल फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, right? Apart from that, we also discussed about the different types of cultivation apart from agriculture, जिसमें मैंने आपको pisciculture, sericulture, viticulture and horticulture के बारे में बढ़ाया। और ये जितने भी टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, राइट? फिर हम लोग ने डिस्कस किया फार्म सिस्टम के बारे में कि जो हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है बच्चों, जिसमें ये प्रोसेसेस, जो भी इनपुट्स, प्रोसेसेस क्या आउटपुट है, इसको हम लोग पूरा एक सिस्टम की तरह देखते हैं। ओके, और ये पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि इनपुट्स में क्या क्या आता है, सीड्स आते हैं, मशीनरीज होते हैं और फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स होते हैं, राइट? और प्रोसेसेस में हम लोग ने देखा प्लॉइंग, सोइंग एंड ऑल्सो स्प्रेइंग ऑफ द फर्टिलाइजर्स, एंड आउटपुट में हमारा क्रॉप्स होता है। ओके, तो ये पूरा सिस्टम है, पूरा एक साइकिल है जो रिपीट होता है, जो फार्मर्स हमेशा रिपीट करते हैं कि किस तरीके से वो एक अपने एग्रीकल्चर लैंड पे फार्मिंग करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना होगा यहाँ पर। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।